हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो यार पहला वाला लेक्चर मेरे ख्याल से आप सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया। और 40 मिनट का वो लेक्चर था। उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या बात किया था, थोड़ा सा अगर हम आपको याद दिलाना चाहें तो उसमें हम लोगों ने चार्ज के बारे में बात किया था कि भाई चार्ज क्या होता है, फिर चार्ज कितने टाइप का होता है, फिर चार्ज कितने टाइप का होता है ये बात जैसे ही हम लोगों ने जाना था। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, चार्ज के सिंबल के बारे में हम लोगों ने जाना था, उसकी एसआई यूनिट जाना था। फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जाना था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने कर लिया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने कर लिया था डियर। और आप लोगों ने मेथड ऑफ चार्जिंग भी समझ लिया था। और उसमें चार्जिंग में हम लोगों ने तीन चीज़ें देखी थी कि चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन और चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ओके, तो इतनी बातें हम लोगों ने पूरी पूरी कर ली थी। और मैंने सोचा कि हम लोगों ने कितना सीखा इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को फील करने के लिए, इस चीज़ को चेक करने के लिए अब हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। चलिए उन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं और अपने आपकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि क्या हम लोगों ने पिछले लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया था कि नहीं। बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है डियर, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके पास जो आया है वो कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज। तो एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है जानते हो? क्यू। चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम होती है। ओम बिल्कुल नहीं, बोल्ट बिल्कुल नहीं, फैरेड बिल्कुल नहीं। ओके, हाँ, तो ये चीज़ तो हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में ही सीख ली थी, है ना, कि चार्ज की जो यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? वो होती है Q बराबर क्या बोलते हैं हम लोग? आई टी बोलते हैं ना यार, Q इजिकल टू आई टी बोलते हैं। और इसी को हम लोग एम्पियर सेकेंड भी बोलते हैं, एम्पियर सेकेंड भी और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कूलाम भी बोलते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे साथ जुड़े हुए जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना डियर, मैं आपको सारे क्वेश्चन हिंदी में ही समझाने वाला हूँ। ओके, चलो जैसे सेकेंड क्वेश्चन अपना क्या है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस, यानी कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज जब एक समान गति से चलता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन नंबर ए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ऑप्शन नंबर बी, अ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ऑप्शन नंबर सी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। डी, नो सच फील्ड एट ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करता है, यूनिफॉर्म मोशन करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, या दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, या इसमें से कोई नहीं। बताओ बताओ बच्चा। हाँ बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से बहुत सारे, क्या जितने भी बच्चों ने मेरे लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से देखा वो सारे बच्चे सी वाले ऑप्शन को लॉक कर रहे होंगे कि भैया वो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहीं पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं डियर कि जो चार्ज होता है, चार्ज अगर स्टैटिक कंडीशन में होता है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वो बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। लेकिन यहीं पे याद रखना, अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तब क्या होता है? यस, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है और साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है। ये बात आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ में आई होगी क्योंकि इस पर हम लोगों ने बढ़िया डिस्कशन किया था। ओके, चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डियर जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बिल्कुल हम लोग जैसे केबीसी खेल रहे हैं ना, समझ लो केबीसी खेल रहे हैं। हाँ, एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन वुड प्रोड्यूस, एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन वुड प्रोड्यूस। तो याद रखिएगा एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करता है बताइए? गामा रेज या बीटा रेज या अल्फा रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। अब बताइए बताइए बच्चा पार्टी, इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? अब मैं आपको बता दूं, गामा रेज बिल्कुल नहीं होगा। बीटा रेज जो होता है डियर ये एक स्टैटिक, ये जो स्टैटिक चार्ज होता है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं आप, वो बीटा रेज होती है। अल्फा रेज बिल्कुल नहीं। आपकी जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है डियर वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेज। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज प्रोड्यूस करता है क्या? एक एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन। ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सारे के सारे आंसर्स आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो बच्चे, अगर आपने पिछला वाला लेक्चर अच्छे से देखा है। ओके, चलो आओ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, ओहो, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज AT, AT-1, AT-2, AT2, तो क्या होगा? जल्दी से बता दो। तो डायमेंशनल फार्मूला तो यार आपको निकालना आना चाहिए। कैसे? Q इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी होता है। बोलो हाँ या ना? तो आई को हम लोग ए और टी को हम लोग किससे? टी। अरे यार टी है तो टी, और क्या? तो यानी कि हम लोगों का जो डायमेंशनल फार्मूला आता है चार्ज का, वो क्या आता है डियर? वो आपका आता है AT। तो ये वाला बिल्कुल गलत, ये वाला बिल्कुल गलत, ये वाला बिल्कुल गलत। जो सही है वो ये है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ओके, हाँ, तो चलो ठीक है। अब की बार जो क्वेश्चन होगा, मैं ये कोशिश करूँगा कि ये क्वेश्चन सबसे पहले आप आंसर करें। ओके डियर, तो चलो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन अपना क्या है और उसका आंसर आप क्या देते हो। चलो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। ओहो, टेन टेन टेन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया। एन इलेक्ट्रॉन इज अ व्हाट? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन या गामा रेज? तो यहाँ से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही प्रीसियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ डियर, कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बीटा पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ओके, बीटा पार्टिकल इज द करेक्ट आंसर। अल्फा पार्टिकल के बारे में आप लोग जानते होंगे। अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, हीलियम, है ना, हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन और गामा रेज तो न्यूट्रल होती है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आई क्या? कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बीटा रे पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज बी। तो कंप्यूटर जी, बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। ओके, चलो ठीक है, इट्स ओके बच्चा पार्टी। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ गुड क्वेश्चन। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं एक नए से क्वेश्चन पे, जो कहता है कि ऑब्जेक्ट में एक्वायर एन एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ चार्ज पाई। इस क्वेश्चन का मतलब है डियर कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का नंबर जो है उस पर ज़्यादा हो जाएगा या इलेक्ट्रॉनों का नंबर कम हो जाएगा। ये किस बात पे निर्भर करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स पे, या हीटिंग पे, या सेकिंग पे, या रबिंग पे? चलो अब बताओ, दिमाग लगाओ। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब है कि उस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्या? या हीटिंग इफेक्ट का मतलब उसको गर्म किया जाएगा तब ऐसा होगा क्या? सेकिंग का मतलब उसको हिलाया जाएगा तो ऐसा होगा क्या? बाई रबिंग का मतलब उसको घर्षण किया जाएगा तो क्या, है ना। तो भाई अब तो मैंने बोल ही दिया मुंह से, है ना, मैंने तो बोल ही दिया, यानी कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि भाई जब कभी भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तभी तो भाई कहीं डिफिशियंसी होगी या कहीं एक्सेस होगा। अरे इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑब्जेक्ट से निकल रहे हैं तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि भैया वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, यानी कि वहाँ पे डिफिशियंसी हो गई। और कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ट्रांसफ़र हुए इसका मतलब वहाँ पे एक्सेस हो गया है। तो ये कब होता है? तो ये चीज़ जब मैंने कल आप लोगों को सिखाया था, वो कौन सा सेक्शन था? वो था चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग में कितने टाइप की चार्जिंग? यस, 3 तरीके की। कौन सी? चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो आप समझ चुके होंगे कि रबिंग यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। ओके डियर, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 9.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलॉम। इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मे और मे नॉट पॉसिबल, डेटा नॉट सफिशियंट? ओके, तो ये बताओ, सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचो बच्चे कि ये कौन सा टॉपिक है। तो आप बोलोगे भैया यार ये तो क्वांटाइजेशन है। ये क्या है? ये तो क्वांटाइजेशन है। तो क्वांटाइजेशन में आप क्या करते थे? Q इज इक्वल टू एन ई करते थे, Q इज इक्वल टू एन ई करते थे, और N इज इक्वल टू Q अपान ई करते थे। और ये वाला अगर
अगर ये वाला नंबर एक होल नंबर, एक इंटीजर आता है, एक अगर इंटीजर आता तो आप कहते हाँ भाई ये सही है, और अगर ये फ्रैक्शन में आता या डेसिमल में आता तो आप कहते ये गलत है। तो चलो देख लिया जाए। तो n इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा पार्टी, n इज इक्वल टू होगा 9.6 इंटू 10⁻⁻20 अपान 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 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यार, सीधे सीधे ये जब इसको काटोगे तो यहाँ पे 10⁻⁻1 बच जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 0.96 अपान 1.6। क्या ये लॉजिकल लग रहा है तुम्हें? क्या ये लॉजिकल लग रहा है तुम्हें? तो कहते भैया बिल्कुल नहीं लग रहा यार, इट मीन्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझसे पहले इसका आंसर लिखा? वो बिल्कुल कमेंट करके अपना नाम बताएं। ओके, बिल्कुल मैं अगले लेक्चर में उनका सबसे पहले नाम लूँगा जो इस क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे। चलो लास्ट में ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसका जवाब मुझे तुमसे ही सुनना रहेगा। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कह रहे हैं कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी पर वो कौन सा अमाउंट ऑफ चार्ज है जिससे कम हो ही नहीं सकता। तो जरा हमें बताओ बच्चा पार्टी, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? जाने अनजाने में यहाँ पे जाने अनजाने में बात हो रही है फंडामेंटल चार्ज के बारे में। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है बोलो जल्दी से? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो इसमें से कौन सा है? ये है नाबाबाना, ये है नाबाबाना, ये है नाबाबाना, ये है, यस दिस इज़ द करेक्ट वन। और मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन माय डियर, ये सारे क्वेश्चन आपको छोटी छोटी परीक्षाओं में, जैसे आप CUET का एग्ज़ाम देने चले गए, आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने चले गए, या आप कहीं पर नीट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। क्वांटाइजेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन बहुतों पूछे गए हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, एक ये वाला क्वेश्चन, और एक बात मैं बताऊं ये वाला क्वेश्चन, और मैं एक बात ये बताऊं, अरे भाई ये तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से सारे क्वेश्चन मैंने जो आपके लिए लिए हैं माय डियर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन आप स्किप मत करिएगा, 1 बाय 1 करके हम लोग पूरे के पूरे सेशन को एंजॉय करने वाले हैं। ओके, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज इम्प्लाइज। कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या दिखाता है, मतलब क्या वो प्रूफ करना चाहता है, कह लो, है ना। तो क्या कहना चाहता है कि चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्या ये कहना चाहता है? अरे भैया ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मैटर होता है। इसका मतलब चलो निकल लो तुम। चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ पार्टिकल, अरे यार वो तो हर किसी पे करता है, तुम कौन सी नई बात बता रहे हो? चलो निकलो तुम भी। देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन अ पार्टिकल। और अगला है चार्ज व्हिच इज फ्रैक्शन ऑफ अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। यस, असली मतलब जो है डियर वो ये है क्वांटाइजेशन का। इसका मतलब चार्ज ऑलवेज बी फाउंड इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। ओके, तो उसी बात को ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो डी वाला ऑप्शन होगा माय डियर दैट इज क्वाइट करेक्ट। ओके, तो डी वाला क्वेश्चन, डी वाला आंसर यानी कंप्यूटर डी वाले क्वेश्चन को लॉक कर दिया जाए। चलो भाई फटाफट लॉक कर दो। 10 अब आइए यहाँ पे, हु इस्टेब्लिश्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओहो, हु इस्टेब्लिश्ड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। हाँ, तो लेक्चर में इस बात का हम लोगों ने मेंशन नहीं किया था, इसीलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को या इस क्वेश्चन को मैं आपसे, है ना, आपसे डिस्कस कर लूँ, आपको रूबरू करा दूँ कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो जे थॉमसन नहीं है। विलियम, ये कौन है? क्रुक्स बिल्कुल नहीं है। क्या ये हैं रॉन्टजन? ये भी नहीं है। इसका सही आंसर है डियर RA मिलिकॉन। तो अभी आपके सिलेबस में इस पार्ट को हटा दिया गया है बेसिकली, नहीं तो वहाँ पे मिलिकॉन एक्सपेरिमेंट था। उसमें उन्होंने क्या किया था कि कुछ ऑयल की ड्रॉप्स मेथड से उन्होंने क्या किया था कि क्वांटाइजेशन को उन्होंने प्रूव करने की कोशिश करी थी। दैट इज़ वन ऑफ द ऑसम बहुत ही बेहतरीन
एक्सपेरिमेंट है डियर, कभी हुआ तो आपसे ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा कि आर ए मिलिकॉन ने कैसे कैसे उन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस किया था। तो कितने बच्चों को ये चीज़ लगता है कि ये चीज़ डिस्कस करना चाहिए? कम ऑन, आप फटाफट से आप मैसेज कर दो यार हमें। मैसेज का मतलब आप कमेंट कर दो फटाफट कि हाँ भैया मिलिकॉन वाला एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर हमसे डिस्कस करो, मैं चाहता हूँ ये चीज़। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की अगर ये ख्वाहिश रही तो भाई आपकी ख्वाहिश पूरा करना तो हमारा धर्म कर्तव्य है, तो हम उसको ज़रूर करेंगे। ओके डियर, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ओहो कम ऑन, वेरी नाइस क्वेश्चन। मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको कल क्या बताया था, जल्दी जल्दी बताइए। तो मैंने आपको कल कुछ बातें बताई थी यार। वो बातें मैंने आपको ये बताई थी कि किस ऑब्जेक्ट को किससे रगड़ोगे तो क्या होगा, किस ऑब्जेक्ट को किससे रगड़ोगे तो क्या होगा, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस क्वेश्चन पे आए हो तो वो चीज़ ना, वो बात आप भूल चुके हो। मैंने आपको बताया था ना कि ग्लास रॉड को, है ना, ग्लास रॉड को किससे रगड़ोगे? सिल्क से। ओके, ऐसे ऐसे मैंने कई चीज़ें बताई थी आपको, कई चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि किसको क्या करोगे, किससे रगड़ोगे तो क्या होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप भूलते हो तो मेरा काम है ना आपको याद दिलाना है, आप टेंशन काहे लेते हो। चलो आ जाओ, कह रहा है कि द ग्लास है ना, ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क। तो आपको मैं याद दिला दूं डियर, ग्लास रॉड को जब आपने सिल्क से रगड़ा था तो आपको मैंने ऐसे ही लिखवाया था, इधर प्लस इधर माइनस, याद आया? ग्लास के साइड में आपने प्लस लिखा था, सिल्क के साइड में आपने माइनस लिखा था। चलो मैं ये पूरी टेबल ही आपको बता देता हूँ फिर से। ओके, कि ग्लास के साइड में आपने प्लस लिखा था और सिल्क के साइड में आपने क्या लिखा था? निगेटिव लिखा था। ओके, फिर इधर मैंने, आप याद हो आपको, इधर मैंने फर लिखा था, इधर मैंने फर लिखा था और इधर मैंने रबर लिखा था। यस, इधर मैंने रबर और ऑब्लिक करके एबोनाइट लिखा था, एबोनाइट। और तीसरी चीज़ मैंने क्या लिखा था, जरा बताओ 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 बताओ। हाँ बहुत अच्छे, मैंने लिखा था उलेन। मैंने क्या लिखा था? उलेन, उलेन उलेन लिखा था। इधर उलेन क्लॉथ लिखा था और इधर क्या लिखा था? यस, एम्बर। इधर मैंने लिखा था एम्बर या प्लास्टिक, प्लास्टिक। ओके, और लास्ट में याद हो आपको तो मैंने क्या लिखा था? मैंने इधर लिखा था ड्राई हेयर, इधर मैंने लिखा था ड्राई हेयर और इधर मैंने लिखा था कॉम्ब। तो देख रहे हो ना, देख रहे हो ना भैया विनोद, ऐसे है ना कि देख रहा है ना विनोद, कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनको आपको रटना था। सही बात है भाई, इसको कौन जानेगा कि किसको किससे रगड़ोगे तो क्या आएगा, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, निगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन सिल्क बट नो चार्ज ऑन ग्लास रॉड। अरे भैया निकल लो तुम, यहाँ पे इक्वल बट अपोजिट चार्ज आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बोथ। नो नो नो, कैसा है क्या? इक्वल बट अपोजिट, क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो? चलो आगे चलते हैं, फिर अभी डिसीजन लेंगे। इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, नो 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 नो। पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन ग्लास रॉड बट नो चार्ज ऑन सिल्क। अरे भैया बिल्कुल नहीं, इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। लेकिन अब चूंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैंने तुम्हें वो सारी बातें सिखाई हैं जो रियल हैं, तो आप ये भी जानो इक्वल एंड अपोजिट तो ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट क्यों कहा गया ये बताओ। जैसे मान लो कि ये आपका रॉड है, ओके, ये आपका रॉड है और ये मान लो ये सिल्क है। तो भाई सीधी सी बात है, जब इसको तुम रगड़ोगे तो जितना इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफ़र होगा उतने यहाँ प्रोटॉन अधिक हो जाएंगे। तो उतना यहाँ पे मान लो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो इस पे 3 प्लस आ जाएगा, इस पे 3 माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो इक्वल एंड अपोजिट बिल्कुल सही है, इक्वल एंड अपोजिट बिल्कुल सही है। लेकिन आप बिल्कुल ये जानिए कि ग्लास पे प्लस और सिल्क पे माइनस, ये बात आपको रटी होनी चाहिए। बीइंग माई स्टूडेंट, ये बात आपको रटी होनी चाहिए। ओके बच्चा, चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो यार करके बता दो, है ना, बेइज्जती होती है यार फिर तुम्हारी, यार बेइज्जती हो रही है यार। चलो बेइज्जती मत करो यार, चलो आ जाओ इधर। एन एबोनाइट रॉड रब्ड विथ रब, है ना, एन एबोनाइट रॉड रब्ड विथ फर एंड ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ आर, है ना, आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर। क्वेश्चन को समझना पहले, ये कह रहा है कि एबोनाइट की रॉड है, एबोनाइट की रॉड को हमने फर से रगड़ा। तो आपको पता है कि एबोनाइट की रॉड को जब फर से रगड़ते हैं तो क्या होता है, क्या होता है? फर पे पॉजिटिव आता है, एबोनाइट पे निगेटिव। ये बात अभी अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे सिखाई है,
ये देख लो, फर पे पॉजिटिव आया है, एबोनाइट पे निगेटिव। ओके, बहुत अच्छे। और आ जाओ आगे, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि ग्लास राड को किससे, ग्लास राड को सिल्क से रगड़ा है। तो अब बताओ ग्लास राड पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और सिल्क पे निगेटिव। देख लो ना यार, इधर देखो, ग्लास राड कहाँ गया, ये है, ग्लास राड पे पॉजिटिव और सिल्क पे निगेटिव। अब क्या कह रहा है, उसके बाद इन दोनों राड को, किसको, एबोनाइट वाली राड को और ग्लास वाली राड को, इन दोनों को पास पास लाया जाता है। ये देखो ना क्या कह रहा है, विथ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रॉट नियर टू ईच अदर, देन दे विल अट्रैक्ट, दे विल रिपेल, नथिंग विल हैपन, या दे विल गेट हीटेड अप। बताओ क्या होगा इसमें से। अरे भाई सीधी सी बात है, इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें से कौन सा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके डियर, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब जरा हमें ये बताओ, अगर पिछले वाले लेक्चर को मैंने इतने बेसिक है ना, इतने बेसिक फंडे के साथ में आपके साथ मैंने डिस्कस ना किया होता, तो जरा आप हमें ये बताओ बच्चे कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में एबल होते। तो कह दो भैया बिल्कुल ना होते, लेकिन हमें दिक्कत क्या है, जब हमको आप जैसे भैया मिले हैं। तो भाई सीधी सी बात है, हम तो मिले ही हैं तुम्हें, तुम टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो। ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्ड ऑन अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ इज डिफरेंट फ्रॉम द चार्ज डेवलप ऑन एबोनाइट रब्ड विद फर। क्या कहते हो, ये बात सही है या गलत है। यार मैं तो हिंदी ही नहीं समझ पाया इसकी, पता नहीं तुम ट्रू या फॉल्स कर रहे हो। तो देखो इसका मतलब ये हुआ डियर कि ये कह रहे हैं कि जब ग्लास राड को, किसको, जब ग्लास राड को सिल्क से रगड़ते हो, किससे, सिल्क से, तो इस पे जो चार्ज आता है प्लस आता है। और जब आप एबोनाइट की रॉड को फर से रगड़ते हो, किससे, बिल्ली की फर से, तो आपको पता है फर पे क्या आता है, प्लस, और एबोनाइट की रॉड पे माइनस। तो क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं आर द चार्ज डेवलप्ड ऑन द एबोनाइट रॉड, देखो फिर से पढ़ो, द इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ इज डिफरेंट। ये देखो इज डिफरेंट, हाँ तो भाई डिफरेंट है ही, यस 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 यस, बिल्कुल यस, ये ट्रू है। ये क्या है, ये ट्रू है, सही है कि हाँ ग्लास रॉड पे प्लस आता है, एबोनाइट रॉड पे माइनस आता है, और दोनों डिफरेंट हैं। तो सीधी सी बात है, ये अपना आंसर यस हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। ओके यस, चलो तो मेरे ख्याल से ये जो 13 क्वेश्चंस थे डियर, ये आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा किए होंगे। अगर अच्छा किए हैं तो यार कमेंट करके थोड़ा सा दिल बना दो यार, दिल बना दो यार, मज़ा आ जाए, दिल बना दो। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे 10 तो सबसे पहले आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आप आंसर दीजिए। और ये रहा आपके सामने 10,000 का क्वेश्चन। चलो देखो क्या कह रहा है कि अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क। क्या कह रहा है कि ग्लास रॉड है, इसको सिल्क से रगड़ा जाता है। इज फाउंड पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज बिकॉज, ऐसा हुआ क्यों, ये बताओ। ग्लास रॉड को जब सिल्क से रगड़ा गया तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे निगेटिव आ गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, क्या इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क पे ट्रांसफ़र हो गए, पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहे हैं, पहला ऑप्शन आपने पढ़ लिया, दूसरा ऑप्शन पढ़िए, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिल्क टू रॉड, की इलेक्ट्रॉन जो है सिल्क से रॉड पे ट्रांसफ़र हुए हैं। प्रोटॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू रॉड, कि मतलब प्रोटॉन्स जो है वो ग्लास से सिल्क पे ट्रांसफ़र हुए हैं, या प्रोटॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिल्क टू ग्लास रॉड। ठीक है, मतलब इसका ऊपर वाले का ये मतलब है कि प्रोटॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क, यानी कि ग्लास से सिल्क पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, कि सिल्क से ग्लास पर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, कि इलेक्ट्रॉन ग्लास पर ट्रांसफ़र हुआ है, नहीं इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास से ट्रांसफ़र हुआ है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिल्क है ना, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम सिल्क टू रॉड। तो बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी कोई भी बॉडी डियर
पॉजिटिवली चार्ज होती है तो वहाँ पे सीधी बात आप ये समझना कि जो जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है, यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं किस पर, सिल्क पर, ठीक है। और सिल्क पे आया है निगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। यस, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और एक बात, ये बात जान लीजिएगा, ये जो सी और डी आपको आकर्षित कर रहे थे ये बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि डियर कभी भी किसी भी कंडीशन में प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का काम जो होता है, ट्रांसफ़र होने का काम जो होता है वो और केवल वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही फ्रीली आउटरमोस्ट सेल में मूव कर रहे होते हैं। हमारा जो प्रोटॉन होता है डियर वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में होते हुए प्रोटॉन के ट्रांसफ़र होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल ओके, तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी माय डियर। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एन एबोनाइट रॉड रब्ड विद फर, ओके, यानी ये एबोनाइट की रॉड है, तुरंत बना लिया करो यार ऐसे, ये एबोनाइट की रॉड है और ये बिल्ली का फर है, क्या है, फर है। तो आप हमें बताओ, तुरंत इस पे आप पॉजिटिव चढ़ा दो, इस पे निगेटिव। अब आगे चलो, एंड ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, और ग्लास रॉड है, ये आपकी ग्लॉस रॉड है, आपको पता है कि यहाँ पे प्लस आएगा, और ये सिल्क का कपड़ा है, इस पे आएगा माइनस। अब आगे बढ़ो, आर ब्रॉट नियर टू, ओहो ये तो पुराना वाला क्वेश्चन ही है यार, दे विल अट्रैक्ट, ये तो पुराना वाला ही क्वेश्चन है, हम लोग फालतू में इसको पढ़ने लगे। चलो ठीक है, इट्स ओके, रिपीट हो गया हमारे क्वेश्चन, और है ना हमारे कॉन्सेप्ट और मजबूत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है डियर। चलो कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे, 10 देखो क्या कह रहे हैं, टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ सेम मास आर गिवन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, देन ये दो मास हैं, ये दो स्फेरिकल क्या हैं, दो स्फीयर्स हैं, एक ये और एक ये, इनके क्या कहते हैं, सेम मास आर, देखो टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ सेम मासेस आर गिवन इक्वल अपोजिट चार्ज, याद रखिएगा डियर, इनका भी मास सेम है, इनका भी मास सेम है। अब क्या किया गया, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया और इसको निगेटिव चार्ज दिया गया। अब आपको बताना है, देन द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इज इंक्रीज्ड, ये कह रहे हैं कि मास उसका ज़्यादा हो जाएगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, पहला वाला। दूसरा कह रहा है द मास ऑफ बोथ स्फीयर्स रिमेन सेम, दोनों का मास सेम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि द मास ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर इज इंक्रीज्ड, जिस पे निगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, वो ज़्यादा भारी हो जाएगा, उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। और चौथा करें द मास ऑफ बोथ स्फीयर इज इंक्रीज, दोनों का मास इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेनली डियर, ये क्वेश्चन वास्तव में आपसे ये जानना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होता है या प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, ये सही है या ये सही है, which one have a greater mass। तो ये डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि ये भी मास बराबर था, ये भी मास बराबर था। अब यहाँ पे क्या हो गया डियर, जब उन्होंने इक्वल, सीधी सी बात है, जब इक्वल चार्ज दिया तो इक्वल चार्ज देने का क्या मतलब हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा डियर, जब इस पर से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलने का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब हुआ 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सॉरी 19 नहीं, माइनस 31, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इतना क्या, इतना मास इसका
डिक्रीज़ किया होगा। और जब इस पे माइनस आया, इसका मतलब इस पे 9.1 इंटू 10⁻31 केजी इंक्रीज़ किया होगा। तो इस पे डिक्रीज़ किया, इस पे इंक्रीज़ किया होगा। इसका मतलब द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इज इंक्रीज्ड, बिल्कुल गलत। द मास ऑफ बोथ स्फीयर रिमेन्स, बिल्कुल गलत। द मास ऑफ निगेटिवली चार्ज स्फीयर इंक्रीज, यस यस यस। तो सी वाला ऑप्शन डी आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। C1 इज बिल्कुल करेक्ट, क्वाइट करेक्ट। ओके, हाँ, तो आपको समझ में आया होगा कि भाई सीधी सी बात है यार, अगर किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब उस पर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसका मतलब उस बॉडी ने मास लूज किया है, मास उससे निकला है। और कोई भी बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज होती है डियर, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं। इलेक्ट्रॉन आए हैं का मतलब ये हुआ कि उस पर 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम मास एक्स्ट्रा आ गया है। इसका मतलब उसका वेट बढ़ जाएगा, उसका मास बढ़ जाएगा, वेट भी बढ़ जाएगा, मास भी बढ़ जाएगा। ओके, चलो कम ऑन, क्योंकि भाई मास बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये है क्वेश्चन नंबर 17। जो भी बच्चा मेरे पिछले लेक्चर को बहुत ही ईमानदारी से एक एक पॉइंट करके देखा होगा, वही बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। और मैं आपसे ये कहता हूँ माय डियर कि 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में लिखना है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जवाब आपको कमेंट में लिख के बताना है। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। ओके, आपको ये आंसर देना है। जो भी बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा वो बच्चा अपना नाम जरूर लिखे। अगले लेक्चर में मैं उस बच्चे का नाम जरूर उस बच्चे का नाम जरूर अनाउंस करूंगा। मैं इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के समझा दे रहा हूं आपको। कह रहा है कि अ मेटल स्फीयर इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन। कह रहा है कि एक मेटल स्फीयर को इंडक्शन मेथड से चार्ज किया जाता है। देयर आर 4 स्टेजेस, इसमें 4 स्टेजेस हैं, W, X, Y और Z। ओके, W कह रहा है कि W इज अ चार्ज्ड रॉड इज ब्रॉट नियर टू स्फीयर। फिर कह रहा है कि X क्या कह रहा है, द स्फीयर इज अर्थड, यानी कि स्फीयर को अर्थिंग दे दिया गया, अर्थ कर दिया गया। Y कह रहा है कि द चार्ज रॉड इज टेकन अवे फ्रॉम द स्फीयर, अब क्या किया गया कि चार्ज रॉड को दूर कर लिया गया। और Z कह रहा है कि द अर्थ कनेक्शन इज रिमूव्ड, अब अर्थ कनेक्शन को हटा लिया गया। तो सबसे पहले WXYZ यानी कि कैसे कैसे चलेगा, सबसे पहले W वाली प्रोसेस होगी, या सबसे पहले X वाली प्रोसेस होगी, या सबसे पहले Z वाली प्रोसेस होगी, या किस प्रोसेस के बाद कौन सी प्रोसेस होगी, यही चीज़ आपको बतानी है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आपको स्वयं करना चाहिए। ओके, तो चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा और देखता हूँ कि कितने बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर करते हैं। आइदर इट इज़ A और B और C और D। और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको एक इसके लिए प्रॉपर छोटी सी वीडियो बना के मैं इसको डालूँगा, लेकिन पहले आप आंसर दीजिए। ओके, चलो, तो इसके बाद कुछ नहीं है डियर, इसके बाद एक ब्लैंक सी मैंने स्लाइड ऐड की थी, जिसमें मुझे लिखना था थैंक यू डियर फॉर बीइंग विद मी, मेरे साथ बने रहने के लिए, इतनी देर तक आप मुझको सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। ऐसे ही आप लगे रहो यार, हम लोग पक्का, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 12th क्लास की फिजिक्स को बिल्कुल स्क्रैच लेवल से बिल्कुल टॉप लेवल तक ले जाएंगे। बिल्कुल आप ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही साथ देते रहो, और हाँ, अपने दोस्तों में भी इस बातों को शेयर करते रहो कि हाँ यार, इस तरीके की फिजिक्स चल रही है, जिसमें एक छोटा सा लेक्चर होता है और उस लेक्चर के बाद हमारे लिए ढेर सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिनका जवाब देकर हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ यार, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, हाँ, कितने बच्चों का इन क्वेश्चन से
इन क्वेश्चन से पिछली थ्योरी का क्या कनेक्शन था, क्या पिछली थ्योरी सारी की सारी रिवाइज हो गई, क्या आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो डियर तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके डियर, तो चलो ठीक है, आप जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही लगे रहिए, मचाते रहिए, फोड़ते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।